हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप थंबनेल से ही पहचान चुके होंगे कि मैं आपको सीटेट के सेकंड पेपर की प्रिपरेशन करा रही हूँ। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक डन कीजिए। चलिए अब हम चैप्टर को देख लेते हैं। हमारा कौन सा चैप्टर है, चलिए अब हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, ये 7th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर है। चैप्टर कौन सा है देखते हैं। चैप्टर नंबर है 2, प्राणियों में पोषण। जो प्राणी होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जीव होते हैं, उनमें पोषण कैसे होता है। अब हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसको सबसे पहले हम जूम कर लेते हैं जिससे कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। तो फिर हम देख लेते हैं। चलिए, आपने अध्याय 1 में पढ़ा कि पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी जंतु ऐसा नहीं कर कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। जैसे कि शेर होता है, बाघ होता है, ये क्या करते हैं, हिरन को खा लेते हैं। क्योंकि हिरन क्या करता है, हिरन प्लांट्स को खाता है। यह शेर और चीता अपने से छोटे जो जानवर होते हैं उनको खा लेते हैं, उनका शिकार करते हैं। कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्गत भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि समाहित या सम्मिलित है। आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु एवं जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। आरेख आप बोलेंगे कौन सा है, ये है। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक रोटी का छोटा बाइट खाते हैं, तो क्या हम उसको एकदम से निगल लेते हैं? नहीं निगल सकते ना। तो हम क्या करते हैं, उस बाइट को और छोटे छोटे या सरल पदार्थों में, जिन्हें सरल पदार्थ बोल देते हैं, उन्हें चबाते हैं तो वो एक सरल पदार्थ बन जाता है, छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं, जिससे क्या होता है, आगे देखते हैं। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना विखंडन कहलाता है। वो जो हम एक बाइट है, एक रोटी का टुकड़ा है, हम उसको जब चबाते हैं तो क्या होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है या छोटे पार्टिकल्स में परिवर्तित हो जाता है, उसको बोलते हैं विखंडन। तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। ये जो प्रक्रम होता है, ये हमारी बॉडी में अंदर जाने के बाद हमारी इंटेस्टाइन में पहुंचता है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में पहुंचने के बाद ये जो होता है, वे पाचन की प्रक्रिया होती है पूरी। आगे पढ़ लेते हैं कि खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न जो विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, उनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। जो सभी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, सभी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, जिसे बोलते हैं हमिंग बर्ड, पौधों में का मकरंद चूसते हैं। ये जो होते हैं, ये क्या चीज लेते हैं, ये पौधों का जो जूस होता है उसे मकरंद बोलते हैं, उसको चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। तो वो कौन होते हैं, हंस होता है जो क्या करता है, या बगुला होता है जो अपने आसपास जो पानी बह रहा है उसमें जो खाद्य कण है या मछली हैं छोटी छोटी, उनको उनका भक्षण करते हैं। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 2.1। एक्टिविटी 2.1 में उसमें कुछ नहीं है। अब हम यहाँ पढ़ते हैं अद्भुत सत्य।
कौन सा सत्य? ये है बहुत अद्भुत सत्य। स्टारफिश के बारे में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको पढ़ते हैं। स्टारफिश जिसको बोलते हैं तारा मछली, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। जिनके ऊपर क्या लगा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर कवच। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मानव में जो पाचन होता है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनमें पाचन किस तरह से होता है, अब हम उसको देख लेते हैं किस तरह से पाचन करते हैं। चलिए देखते हैं। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतःग्रहण करते हैं। जो हम अपने माउथ में खाना लेते हैं उसको बोलते हैं अंतःग्रहण। इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। अभी एक पिक्चर आएगी, पिक्चर की सहायता से मैं आपको समझाऊंगी। जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है, इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। देखिए ये पार्ट्स हैं। मुख गुहिका होती है, ग्रास नली होती है या ग्रासिका बोलते हैं, आमाशय होती है, क्षुद्रांत जिसे छोटी आंत बोलते हैं, बृहदांत बड़ी आंत होती है जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा मलद्वार अथवा गुदा। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर एक क्या बनाते हैं? आहार नाल। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियों जैसा कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देता है, मतलब कि जो बड़े बड़े पदार्थ होते हैं उनको तोड़ देता है। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। देखिए आपको पिक्चर में भी सारे पार्ट्स दिख रहे होंगे। ये जो सबसे लंबी नाल है क्या है? यह एक ग्रंथ नलिका है जो मुख गुहिका से स्टार्ट होती है और गुदा पर खत्म होती है। अब हम इनके पार्ट्स के बारे में इन्हें पढ़ लेते हैं, किसका काम क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं। मुख एवं मुख गुहिका। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है? अंतःग्रहण। आगे पढ़ते हैं। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधियों द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। ठीक है, कोई दांत बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई चपटा होता है। इस तरह से सभी की एक्टिविटी अलग अलग है। तो हम देखते हैं एक्टिविटी 2.2। अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए। आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं? एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए और फिर क्या करोगे? आप उसे काटने, कर्तक एवं दंशक के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने के काम आते हैं? उन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने एवं पीसने के काम आते हैं। आपको ये देखना है, देखिए आपको दे रखा है इस पिक्चर से आप अच्छे से समझ चुके होंगे। जो आगे के 4 दांत हैं ये कृंतक काटने के कृंतक बोलते हैं, लेकिन 4 दांतों से जो अलग दूसरे दांत हैं, 4 से अलग एक एक बराबर वाला दांत रदनक होता है। उसके जो 2 बराबर वाले दांत हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अग्रचर्णक, मतलब आधा चबाने वाले। लेकिन जो पीछे के 3 दाढ़ होती हैं, 3 दांत हैं या दाढ़ बोल दें, वो होते हैं चवर्णक, मतलब चबाने वाले, पीसने वाले। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती हैं जो लाला रस या लार स्रावित करती हैं।
पढ़ते हैं इसके बारे में। दूध के दांत एवं स्थायी दांत, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। तो मतलब 8 साल की आयु में ये दांत बिल्कुल गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत बोलते हैं। ये परमानेंट दांत नहीं होते हैं, इन्हें दूध के दांत बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? स्थायी दांत। मतलब 8 साल की उम्र में ये दांत गिरने लग जाते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं और वृद्धावस्था में गिरने लगते हैं। अब आगे पढ़ लेते हैं। 2 परख नली लीजिए, उन्हें ए तथा बी चिन्हित कीजिए। जिस तरह से ये दे रखे हैं। परख नली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए। 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए तथा इन्हें दूसरी परख नली बी में लीजिए। चबाने के बाद दोनों परख नली में 3 से 4 ml जल डालिए। अब दोनों परख नलियों में आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालिए। उनका प्रेक्षण कीजिए। आप परख नली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं? परख नली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है? परिणामों की चर्चा अपने मित्र एवं अध्यापक से कीजिए। जो भी छोटे बच्चे होंगे वो अध्यापक से करेंगे। लाला रस या लाल रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। चावल में जो मंड होता है उसको शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मांसपेशी अंग है जो पीछे की और मुखगुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। ठीक है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार बनाने का भी काम करती है। ठीक है। मिलाने का भी काम करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें पता चलता है कि ये चीज़ खट्टी है, ये कड़वी है, ये फीकी है। इस चीज़ से तो हम देखते हैं कि हमारी जीभ का वो कौन सा पार्ट है जो हमें बताता है कि ये जो हम खा रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं ये कड़वा है, मीठा है या खट्टा है। देखते हैं। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती है। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्षति पहुंचाते हैं। इसे दंतक्षय बोलते हैं अगर हम ब्रश वगैरह नहीं करते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है तथा चर्म अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाई व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातून करनी चाहिए तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। ये आपके लिए एक तरीके से बहुत अच्छी चीज़ है जिससे कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए। अब हम क्या करते हैं? आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं भोजन नलिका के बारे में। निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। जो हम खाना खाते हैं माउथ से वो कहाँ जाता है? उसे ग्रास नली भी बोल देते हैं या फिर ग्रसिका भी। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। देखो ये रही नलिका। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल लिया जाता है। जैसे हमें वोमेट आ जाती है, उल्टी हो जाती है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो। वमन का मतलब है उल्टी की हो। इसके कारण के विषय में सोचिए। आपने अभिभावकों एवं अध्यापक से इस विषय में चर्चा कीजिएगा।
अब पढ़ते हैं हम आमाशय के बारे में, जिसे स्टमक बोलते हैं। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। आपको जो क्वेश्चन बनता है आमाशय का, ये बनता है उसकी शेप कैसी होती है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। आहार नाल का कैसा भाग है? सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत मतलब बड़ी आंत में, छोटी आंत में खुलता है। आमाशय का आंतरिक अस्तर श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक अस्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। जो पाचक रस होता है वो जठर रस को या प्रोटीन को किस में विघटित करता है? सरल पदार्थों में। आई होप आप इतना समझ चुके होंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम पढ़ने वाले हैं क्षुद्रांत के बारे में। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। छोटी जो जिसे छोटी आंत बोलते हैं, ये यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होता है। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्तरस स्रावित करती है जो यकृत होता है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। तो यकृत क्या बनाता है? पित्तरस बनाता है, जिसे पित्ताशय बोलते हैं इस थैली को। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्तरस का काम क्या होता है? वसा के पाचन में। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उसके सरल रूप में परिवर्तित करता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंतरस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। आगे पढ़ते हैं हम क्षुद्रांत में जो अवशोषण होता है उसके बारे में। क्षुद्रांत में अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रम को बोलते हैं अवशोषण। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगलियों की समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत में क्या भूमिका है? दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचा हुआ भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। जब भोजन पच जाता है तो वो कहाँ पहुंच जाता है? रुधिर वाहिकाओं में पहुंच जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतर रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनमें पहुंचाया जाता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को ही क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण बोलते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा बनने लग जाती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं हो पाता बृहदांत में भेज दिया जाता है, जिससे कि वो गुदा के द्वारा निकल जाए। अब पढ़ते हैं बृहदांत मतलब बड़ी आंत। बृहदांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्धठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। गुदा द्वारा इसे निष्कासन बोलते हैं। आई होप आपको
पाचन समझ में आ गया होगा, जो ह्यूमन का पाचन है। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। घास खाने वाली जंतुओं में जो पाचन होता है वो कैसे होता है, देखते हैं। क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खाना न खा रहे हों। तो जिनके यहाँ भैंस, गाय रहती हैं वो देखते होंगे। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में इकट्ठा कर लेती हैं। यह भाग रूमेन कहलाता है, मतलब प्रथम आमाशय। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन या फिर जुगाली बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। जंतु क्या बोलते हैं? रोमंथी। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरन आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। बहुत से जंतु और जो मानव होते हैं वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। क्योंकि अगर मनुष्य के आहार नाल में भी यह उपस्थित होता तो मनुष्य भी घास को पचा सकता था। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें न तो मुख होता और न ही पाचन तंत्र। तो वो क्या करते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा अपना खाना कैसे पचाता है, कैसे खाता है? अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिकीय झिल्ली होती है। एक गोल सघन केंद्र एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुलियों के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पादाब कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है कि जो अमीबा होता है वो किससे अपने भोजन को पकड़ता है, तो उसके पादाब होते हैं। देखिए आपको यहाँ पिक्चर में शो भी हो रहा है कौन से पादाब हैं। ये पादाब हैं, ये स्ट्रक्चर। आगे देखते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो ये खाद्य कण के चारों ओर पादाब विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ इसकी खाद्यधानी में फंस जाते हैं। खाद्यधानी में ही पाचक रस स्रावित होता है। ये खाद्य पदार्थों पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देता है। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अवशिष्ट खाद्यधानी द्वारा बाहर निकल जाता है। खाद्यधानी के द्वारा देखिए आपको खाद्यधानी भी शो हो रही होंगी, कौन सी हैं? ये खाद्यधानी हैं। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थ में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्ययन में आप आंत द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक डन कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का आंसर देने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।